हम जिस हवा में सांस लेते हैं, जिस जल को पीते हैं, जिस अन्न से हमारा जीवन चलता है, जिन वनों से वर्षा, औषधियाँ तथा जीवनदायिनी ऑक्सीजन प्राप्त होती है, ये सब प्रकृति के अमूल्य उपहार हैं। यदि प्रकृति असंतुलित होगी तो मानव जीवन भी सुरक्षित नहीं रह पाएगा। प्रिय विद्यार्थियों, झारखंड को वनों की धरती कहा जाता है। झारखंड का शाब्दिक अर्थ भी है झार प्लस खंड, मतलब झाड़ झंखाड़ पेड़ पौधों का प्रदेश। यहाँ के घने जंगल, हाथी, बाघ, तेंदुए, भालू, हिरन, अनेक प्रकार के पक्षी और औषधीय वनस्पतियाँ हमारे अमूल्य प्राकृतिक धरोहर हैं। लेकिन आज यही धरोहर अनेक चुनौतियों का सामना कर रहा है। सबसे बड़ी चिंता का विषय आज के समय में हमारे पास है, वह मानव वन्य जीव द्वंद्व है। इसका मतलब क्या होता है कि अभी आए दिन आप लोग समाचार पत्रों में या फिर आप मोबाइल फ़ोन के माध्यम से देखते होंगे कि जंगली जीव गाँव में घुस आते हैं और फसलों को नुकसान पहुंचाते हैं, घरों को नुकसान पहुंचाते हैं। बहुत बार उससे जीवन की भी क्षति होती है। तो आपने समाचार पत्रों में ये सब पढ़ा होगा, देखा होगा। सोचिए, यदि किसी का घर उजाड़ दिया जाए तो वह कहाँ जाएगा? जंगली जीव क्यों आते हैं गाँव में? क्योंकि वो उनको भी भोजन की आवश्यकता होती है, उनको भी आवास की आवश्यकता होती है। और अगर उनकी प्राकृतिक आवास, प्राकृतिक रूप से मिलने वाले भोजन की कमी होने लगे तो उसकी तलाश में वो इधर उधर तो भटकेंगे। जब जंगलों की कटाई होती है, वन क्षेत्र छोटे छोटे टुकड़ों में बंट जाते हैं। हाथियों के पारंपरिक आवागमन मार्ग, ये क्या है? आपको जानकर हैरानी होगी कि हाथी एक ऐसा जीव है जो वर्षों वर्ष तक एक ही रूट को, एक ही रास्ते को अपनाता है। मतलब जिस रास्ते से आज से 10, 20, 25, 30 साल पहले वो हाथी गुजरा हो, वो उसी रास्ते को गुजरना पसंद करता है। सामान्यतः वो अपने रास्ते को बदलते नहीं हैं। लेकिन वर्तमान समय में हम सभी देखते हैं कि अनेक प्रकार के विकास कार्य, रोड का निर्माण होना, बड़े बड़े तालाब, बड़े बड़े बांध का निर्माण होना, नहरों का निर्माण होने से क्या होता है, उनके पारंपरिक मार्ग अवरुद्ध हो जाते हैं। जैसे कहीं हाईवे बन रही है तो जिस रास्ते से वो गुजरते थे वहाँ बड़ी हाईवे बन गई, अब उनका रास्ता वहाँ क्या हुआ, ब्लॉक हो गया। तो क्या करेंगे, इधर उधर भटकेंगे। आज नदियाँ, तालाब, झीलें और छोटे छोटे प्राकृतिक जल स्रोत भी गंभीर संकट में। प्लास्टिक, रासायनिक अपशिष्ट, घरेलू कचरा, पूजा सामग्री इत्यादि जल स्रोतों में फेंकी जाती है। आप लोग सभी इन चीज़ों को ध्यान से सुनिए और समझिए कि आपका जीवन शैली ही कितना प्रभावित करता है हमारे प्रकृति को। अगर आप सकारात्मक कार्यविधि अपना रखते हैं, जीवन शैली रखते हैं, तो सकारात्मक बदलाव आएगी हमारे प्रकृति संरक्षण की दिशा में। और अगर जाने अनजाने आपकी एक्टिविटी ऐसी होती है जिससे हमारा प्रदूषण की समस्या बढ़े, जिससे हमारी प्रकृति का ह्रास हो, तो वहाँ पर हमारा एक नकारात्मक प्रभाव प्रकृति की तरफ पड़ता है। याद रखिए, जल केवल हमारी आवश्यकता नहीं है बल्कि संपूर्ण जीवन का आधार है। ये सब हम ही जानते हैं कि जहाँ जल नहीं है वहाँ जीवन नहीं है। जल है तभी जीवन है। इसलिए जल स्रोतों को भी हमें क्या करना है, प्रदूषण मुक्त रखना है। अगर हम प्रदूषण कम करने की दिशा में कुछ नहीं कर सके तो कम से कम इतना तो कर ही सकते हैं कि हम प्रदूषण कम से कम फैलाएं। ठीक है। आज एक और इम्पोर्टेंट विषय हम लोग जिक्र कर सकते हैं, धरती का तापमान का बढ़ना। आप लोग भी पढ़ते होंगे, ठीक है, अपनी क्लास में पढ़ते होंगे कि पृथ्वी की तापमान धीरे धीरे क्या हो रही है, बढ़ रही है। इससे अनेकों समस्याएं होती हैं। जैसे कि जिस तापमान पर कोई विशेष प्रजाति का जीव जंतु, ठीक है, सक्षम था अपना जीवन निर्वहन करने में, वो धीरे धीरे विलुप्त हो जाते हैं। जैसे कि हम लोग किताबों में पढ़ते हैं कि कभी डायनासोर हुआ करते थे हमारी धरती पर, लेकिन आज के समय में नहीं है। ऐसे हजारों लाखों प्रजाति के जीव जंतु हैं जो आज विलुप्त हो चुके हैं या फिर विलुप्त होने की कगार पर है। तो उनके संरक्षण में हम अपनी भूमिका कैसे निभा सकते हैं? तो ये जो वैश्विक तापमान की वृद्धि हो रही है वो अनेक कारणों से होती है।
आप लोग भी पढ़ते होंगे कि हमारे वायुमंडल में अनेक प्रकार के लेयर्स हैं, 4-5-6 तरह के प्रकार तो आप भी जानते होंगे, ठीक है। ट्रोपोस्फेयर है, स्ट्रेटोस्फेयर है, आइनोस्फेयर है, तो सबका काम अलग अलग होता है। तो सन से आने वाली जो हीट होती है वो एब्जॉर्ब होकर, ट्रैप होकर रह जाती है पृथ्वी में। जितनी सूर्य की ऊर्जा हमारी पृथ्वी पर पड़ती है वो सारी ऊर्जा यहाँ पर नहीं रहती है, रिफ्लेक्ट बैक होकर वापस चली जाती है। लेकिन जब कार्बन डाइऑक्साइड और अन्य प्रकार की जो आपके जो गैसेस हैं जो नकारात्मक प्रभाव डालते हैं हमारे वायुमंडल पर, वो क्या करते हैं, एक लेयर बनाकर उस रिफ्लेक्ट होने वाले लाइट को क्या करते हैं, रोक देते हैं। उसमें से आपका SO2 है, आपका नाइट्रस ऑक्साइड है, आपके CO2 है, मीथेन गैस है, ये सारे क्या करते हैं कि आपके पृथ्वी से जो वापस परावर्तित होकर जो हीट जानी होती है उसको वो एब्जॉर्ब कर लेते हैं, उसको रोक लेते हैं, उसको वापस अंतरिक्ष में वापस जाने नहीं देते, जिससे क्या होता है कि पृथ्वी का तापमान लगातार बढ़ता रहता है और एक ग्रीन हाउस इफेक्ट इसको कहते हैं। जिससे कि आपके ग्लेशियर्स में जो आपके बर्फ जमे हुए हैं, जिनकी वजह से आपकी जो हिमालयी नदियां हैं वो लगातार सालों भर उनमें पानी होता है। तो उसका कारण क्या है, जो जमे हुए बर्फ है जो धीरे धीरे पिघलता रहता है और आपकी नदियों में पानी का स्रोत बना रहता है। अगर वो जमे हुए नहीं रहेंगे तो क्या होगा कि नदियों में सिर्फ बारिश के मौसम में ही पानी हो। और क्या ये संभव है कि सिर्फ बारिश का सीजन में पानी हो और सारी हमारी सभ्यता संस्कृति ऐसे ही पनपती रहे? नहीं। आप नोटिस करते होंगे, आप पढ़ते होंगे कि जितनी हमारी पुरानी सभ्यताएं वो सब कहाँ पनपी हैं, नदियों के किनारे। कारण क्या था? क्योंकि बाकी सब चीजें फिर भी सेकेंडरी है, लेकिन ये नदी का पानी जो था उस समय ये महत्वपूर्ण आधार था उनके जीवन का, क्योंकि इसी से उनकी खेती होती थी, इसी से उनका पीने का पानी उपयोग होता था। तो आज हम अगर नदियों का, जल स्रोतों का महत्व नहीं समझेंगे तो आने वाले समय में हमें पीने के पानी के लिए भी काफी जद्दोजहद करनी पड़ सकती है। याद रखिए कि प्रकृति संरक्षण केवल वन विभाग या सरकार का दायित्व नहीं है। यदि देश का प्रत्येक बच्चा प्रकृति का प्रहरी बन जाए तो पर्यावरण की तस्वीर बदल सकती है। आप आज से ही कुछ सरल संकल्प ले सकते हैं। ये हम सिर्फ आपको जगाने आए हैं, जानकारी आपको पहले से भी होगी, ठीक है। आपको सिर्फ ये हम लोग एक रिवाइज करने आए हैं, बताने आए हैं कि आप क्या कर सकते हैं। हर वर्ष कम से कम एक पौधा लगाएं, चाहे विद्यालय परिसर हो, आपका घर हो या कोई भी सरकारी भूमि हो, कोई कार्यक्रम में हो, आप एक पौधा निश्चित रूप से आप लगाएं। अगर कोई विशेष दिन अगर नहीं भी आप कर पाते हैं तो आप अपने जन्म दिवस के दिन ही ये काम आप कर सकते हैं। पानी की एक एक बूंद का सम्मान करें। जैसे विद्यालय में आप कभी बाथरूम गए, टॉयलेट गए या फिर पानी पीने गए, तो ये आप जरूर इंश्योर करें, सुनिश्चित करें कि उपयोग के बाद नल बंद कर दें। अगर पहले से भी नल से पानी बह रही हो तो उसको आप बंद कर दें। नदियों, तालाबों और कुओं में कभी कचरा न डालें। जंगलों में आग लगने के लिए खुद को भी और अपने अगल बगल के बच्चों, लोगों, माता पिता को भी जागरूक करें। जंगलों में आग लगने से बहुत सारी समस्याएं होती हैं, क्योंकि जो पौधे, नए पौधे उग रहे हैं वो पौधे जलकर क्या हो जाते हैं, नष्ट हो जाते हैं, और इससे पूरा जो इकोसिस्टम है हमारा डिस्टर्ब होता है। याद रखिए, एक परिपक्व वृक्ष केवल ऑक्सीजन ही नहीं देता, एक परिपक्व वृक्ष केवल ऑक्सीजन नहीं देता बल्कि वर्षा को भी आकर्षित करता है, मिट्टी का कटाव रोकता है, भूजल को पुनर्भरित करता है और अनगिनत जीवों को आश्रय देता है। महात्मा गांधी ने कहा था, पृथ्वी हर व्यक्ति की आवश्यकताओं को पूरा कर सकता है, लेकिन किसी के लालच को वो पूरा नहीं कर सकती। यदि हम प्रकृति से प्रेम करना सीख जाएं तो प्रकृति भी हमें भरपूर आशीर्वाद देगी। आज इस अवसर पर मैं आप सभी से एक संकल्प करवाना चाहता हूँ। कृपया आप अपने अपने स्थान पर खड़े हो जाएंगे और दोनों हाथ आप इस तरीके से बाहर निकालकर एक छोटी सी प्रतिज्ञा है, और प्रतिज्ञा पूरे मन से हम लोगों को करनी है।
मैं जो बोलूंगा वो आप लोग को दोहराना है, ठीक है। मैं प्रतिज्ञा करता हूं कि मैं प्रकृति की रक्षा करूंगा। मैं जल, जंगल और जमीन की रक्षा करूंगा। मैं पेड़ लगाऊंगा। जल स्रोतों को स्वच्छ रखूंगा। प्लास्टिक का उपयोग कम करूंगा। वन्य जीवों की रक्षा करूंगा तथा पर्यावरण संरक्षण का संदेश अपने परिवार और समाज तक पहुंचाऊंगा। धन्यवाद। आप लोग बैठ जाएं अपने अपने जगह। मैं महान पर्यावरणविद सुंदरलाल बहुगुणा के शब्दों के साथ अपनी बात समाप्त करना चाहूँगा। आप सभी इस नाम से वाकिफ होंगे। सुंदरलाल बहुगुणा कौन थे? चिपको आंदोलन के प्रणेता थे, ठीक है। प्रकृति और हमारे अस्तित्व का आधार भी। आइए हम सब मिलकर एक ऐसा भारत बनाएं जहां नदियां स्वच्छ हों, जंगल हरे भरे हों, वन्य जीव सुरक्षित हों और आने वाली पीढ़ियां गर्व से कह सके कि हमने उन्हें रहने योग्य पृथ्वी दिया है। क्योंकि अगर हमारे पूर्वज हमारे लिए इस पृथ्वी को, हमारे प्रकृति को संरक्षित नहीं रखे होते तो शायद आज हमें फल फूल, नदी नाले जो आज इतने अच्छे मिल रहे हैं वो नहीं मिल पाते। इसलिए हमारा भी ये दायित्व है, कर्तव्य है कि हम अपनी सारी आवश्यकताओं की पूर्ति करते हुए यह जरूर सोचें कि हमारी पृथ्वी में वो सब आवश्यकता की चीज़ें अगले जनरेशन के लिए भी बची रहे। इन्हीं बातों के